जो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से दी, कश्मीर के हवाले से दी, उस पर तफसीली बात करेंगे। उसके साथ साथ इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, उन्होंने अपनी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा अहवाल बताया है पिछले 5-6 दिन के अंदर क्या हुआ। उसके जवाब में पाकिस्तानी नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तानी फौज के तर्जमानों ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी पूरा अहवाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रखा। दोनों का जो अहवाल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कई नई चीजें आपको मालूम होंगी, ये जो जंग थी, कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें क्या कुछ हुआ। दोनों अफवाज ने अपना अपना जो है वो नुक्ता नजर सामने रखा है, देखकर आपको अंदाजा होगा कि असल में हुआ क्या। इसके साथ साथ कुछ और डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तो इन सब खबरों का जितना भी हमें वक्त मिल सका अहाता करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सदर ट्रंप की स्टेटमेंट की तरफ। शॉर्ट रखेंगे इस सेगमेंट को क्योंकि इस पर आने वाले दिनों में भी बात होती रहेगी, इसलिए आज हमारी मेन फोकस हमारा दोनों अफवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है उस पर होगा। लेकिन पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर जो अपनी स्टेटमेंट अब से कोई 10-12 घंटे पहले जारी की, उस स्टेटमेंट में बहुत अहम स्टेटमेंट है। उन्होंने एक तो दोबारा तारीफ की इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की। उन्होंने उन्हें इंटेलिजेंट, वाइज, उनकी तारीफें की कि ये बहुत समझदार लोग हैं जिन्हें ये बात वक्त पर समझ आई और इस कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने कम किया। अपनी तारीफ भी की उन्होंने, अपनी गवर्नमेंट की तारीफ भी की कि उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने दो की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहता हूं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही खुशाइंद बात है क्योंकि इंडिया के बारे में तो सदर ट्रंप रोज ही कहते रहते हैं कि मैं ट्रेड बढ़ाना चाहता हूं या ट्रेड बढ़ा रहे हैं, और ट्रेड का उनका रिलेशनशिप है भी। उसकी वजह यह है कि इंडिया को अमेरिका जो है उस खित्ते में चाइना के बराबर या चाइना के मुकाबले में एक बड़ी पावर बनाकर वहां पर पेश करना चाहते हैं। अगर पूरी दुनिया का बिजनेस देखें, नंबर 1-2% ऊपर हो सकते हैं, प्रिसाइजली मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बॉल पार्क नंबर आपको दे रहा हूं। अगर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें कोई 28% के करीब अमेरिका के पास हिस्सा है, तो कोई 13 से 15% चाइना के पास हिस्सा है, और इसी तरीके से कोई 5-6% जो है वो इंडिया के पास हिस्सा है। तो अमेरिका की लार्जर स्ट्रेटेजी यही है कि जो चाइना के पास 13-15% हिस्सा है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो जाए, बहुत सारा बिजनेस वहां शिफ्ट हो जाए, और इंडिया का ये जो शेयर 5 से 6% है ये बढ़ा के कोई 10-11% लेके जाया जाए, और चाइना को ऊपर से 13-15% से नीचे ला के 9-10% पे लाया जाए, और चाइना और इंडिया को बराबर किया जाए। और जाहिर है अमेरिका अपने 28% भी अगर अमेरिका रिटेन कर ले तो तब भी फिर वो एक बिजनेस की वर्ल्ड में, इकोनॉमी की वर्ल्ड में वाहिद सुपर पावर रह जाएगी, और चाइना और इंडिया एक दूसरे को निपटते रहेंगे। तो ये जो चाइना के पास इंडिया से तकरीबन 8 से 10% ज्यादा बिजनेस है, इसको खींच के नीचे लाना है, को 5 चाइना को नीचे लाना है, को 5 इंडिया को ऊपर लेके जाना है। ये इस तरह का अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है जिस पर वो काम कर रहे हैं, ये मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, जाहिर फाइनेंशियल टर्म्स में तो चीजें ऐसे नहीं होती। तो सदर ट्रंप हमेशा कहते रहते हैं कि इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना है, और इंडिया के साथ करता भी है। अमेरिका जो है मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारी, अपनी दिफाई मामला जो है वो भी उनके साथ बहुत सारे इंगेज हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी यही स्टेटमेंट देना, ये एक बहुत बड़ी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में अब उसे कैसे मटेरियलाइज किया जाता है ये देखा जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप ने जो दूसरी इसमें स्टेटमेंट दी है वो पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा खुशाइंद है। देखते हैं कि उस पर क्या होता है। वो उनकी स्टेटमेंट ये है कि वो कश्मीर पर सालसी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसको अब ये दोनों मुल्क खत्म कर लें। जाहिर है ये डिस्प्यूट पिछले 75-80 साल से चल रहा है, और अगर इसमें सदर ट्रंप सालसी करें तो मामला बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान ने फौरन इसका खैर मकदम किया है, लेकिन इंडिया ने इस पर नागवारी का इजहार किया है, और बल्कि आज उन्होंने जो उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी तीनों फोर्सेस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा है वाज़ेह तौर पर कि जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी तीसरे फरीक की सालसी नहीं चाहते, और कश्मीर के मामले पर हमने सिर्फ पाकिस्तान के साथ बात करनी है। जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो तो मामला उन्होंने कहा सेटल है, सिर्फ हमने बात करनी है तो आज़ाद कश्मीर पर करनी है। तो इस चीज़ ने उन्हें हिट किया है। पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि कश्मीर इशू दोबारा दुनिया के मैप पर आएगा, बातचीत होगी, दोबारा इस चीज़ का अंदाजा लगाया जाएगा कि लीडरशिप हो तो ऐसे मौके से ज्यादा फायदा उठाती है। देखते हैं कि अब इस क्राइसिस में से कैसे फायदा उठाया जाता है। जो हुआ आपके सामने रिपोर्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए दोनों चीजें अच्छी हैं। अब डिपेंड करता है कि लीडरशिप कैसी दिखाई जाती है आने वाले टाइम में, जिसका कि आपको पता है एक्सपेक्टेशन कम ही है जो इनके हालात हैं। लेकिन बहरहाल ये जो अपॉर्चुनिटी की विंडो है इसको अगर पाकिस्तान बेहतर तरीके से यूटिलाइज करे तो ट्रेड की साइड पर भी और कश्मीर इशू के ऊपर भी अगर अमेरिका से सालसी करवाए, सदर ट्रंप से सालसी करवाए, तो चीजें बेहतर होने के इम्कानात हो सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर हम पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी जो बड़ी फौज है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। पहले इंडियन जो ज्वाइंट उनकी सर्विसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उनके नेवी से भी साहब थे, एडमिरल थे, उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल जो उनकी फौज है उसमें से भी थे, और उनके एक एयर मार्शल जो थे वो उनकी इंडियन आर्मी में से, इंडियन एयरफोर्स में से भी थे। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वैसे तो उन्होंने सारा अहाता किया, पाकिस्तान ने कैसे हमला किया, हमने कैसे जवाब दिया, हमने क्या गिराया, उन्होंने क्या गिराया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने एक तो कहा कि हमारी मुतअद्दिद बेसिस के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, ये उन्होंने माना। फिर टेक्निकल बातें बताई कि कैसे मिसाइलों से हमने कैसे डिफ्यूज किए, कैसे रोके, पाकिस्तान ने कहां से मिसाइल छोड़े, कितने मिसाइल छोड़े, और हमने उन्हें कहां इंटरसेप्ट किया। तो वो लंबी बात है, उसमें नहीं जाते। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने हमारी मुतअद्दिद बेसिस पर हमले किए,
और हमने वापस पाकिस्तान की बेसिस पर हमले किए। चकलाला, रफीकी, रहीम यार खान, सरगोदा, बुलारी, शहबाज एयरबेस, इन तमाम के ऊपर हमने हमले किए और नुकसान पहुंचाया इन्हें, ये उनका दावा है। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर में सर्विलेंस रेडार सिस्टम को हमने तबाह कर दिया, ये भी उन्होंने क्लेम किया। और फिर उन्होंने अगला क्लेम ये किया कि उनके जितने भी पायलट थे वो तमाम बाहिफाजत वापस इंडिया आ गए। और ये उन्होंने नहीं किया कहा कि उनमें जख्मी कितने हैं, सेहतमंद कितने हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा कि बाहिफाजत वो इंडिया में है या वापस आ गए। उनमें से कोई पायलट ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के कैप्चर में है। ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो ज्वाइंट उनकी फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया। फिर उन्होंने राफेल के बारे में एक सवाल उनसे पूछा। जब उनसे राफेल के बारे में एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया भी, राइटर्स हो, वो जितने भी बड़े बड़े न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जितने भी CNN है, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो सब उसके ऊपर स्टोरी कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक या एक से ज़्यादा राफेल जो है वो गिराए हैं। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या हमारे कितने तैयारे गिरे हैं, या स्पेसिफिकली सवाल था कि राफेल तैयारा आपका गिरा है कि नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नुकसान जंग का हिस्सा है। उन्होंने इनकार कर दिया, इनकार नहीं किया कि नहीं गिरा। उन्होंने ये कहा कि जंग नुकसान जो है वो जंग का हिस्सा है। हमसे ये ना पूछें कि हमारे कितने तैयारे गिरे, हमसे ये पूछें कि हमने अपने अहदाफ जो है वो अचीव किए या नहीं किए, अहदाफ को हमने निशाना बनाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। जिसके जवाब में उन्होंने चकलाला, रफीकी, रहीम यार खान, सरगोदा, बुलारी, शहबाज एयरबेस और लाहौर में सर्विसेज जो सर्विलेंस रेडार था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि हमने ये तबाह किए या इनको नुकसान पहुंचाए। तो बजाय इसके कि वो दो टोक जवाब देते कि राफेल गिरा है या नहीं गिरा, उन्होंने कहा कि हमसे ये ना पूछिए, जंग में नुकसान जो है वो जंग का हिस्सा है। तो दूसरे अल्फाज में उन्होंने एडमिशन कर लिया, इनकार ना करके, और इस जवाब को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ कर पेश करके उसका जवाब देने से उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि हाँ राफेल हमारा गिरा है। तो ये पहला बाज़ाब्ता नहीं भी तो बिलवास्ता जो है ये इंडिया की तरफ से एडमिशन आ गया पहली दफा कि हाँ हमारा राफेल जहाज जो है वो गिरा है। फिर उनसे अगला सवाल किया गया कि आपके और कितने तैयारे गिरे, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी हम हिसाब किताब कर रहे हैं, आपको बाद में बताएंगे, ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, सामने आ जाएंगी। तो दूसरा एडमिशन ये आ गया कि दूसरे तैयारे भी उनके गिरे। फिर उनसे ये पूछा गया कि आपने पाकिस्तान के तैयारे कितने गिराए, तो उन्होंने इसका भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हिसाब नहीं, तफसील हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कई तैयारे गिराए। उन्होंने कहा कि वो हमारे पास उसका रैकेज भी नहीं है, मलबा भी नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की साइड पर ही गिरे हैं, लेकिन हमने बहुत सारे तैयारे गिराए हैं। कोई उन्होंने नंबर नहीं दिया, 1 गिराया, 2, 10, 12, 5, 3, कोई नंबर नहीं दिया। उन्होंने कहा कई तैयारे गिराए, अभी हम हिसाब लगा रहे हैं, अभी हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसी चीजें छुपी नहीं रहती, वो आपके सामने आएंगी। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने, पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था, इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने कमर्शियल एयरलाइनर जो कमर्शियल फ्लाइट है उसकी ओट में कुछ करने की कोशिश की, और जो वॉर जोन था उसके अंदर वो अपनी कमर्शियल फ्लाइट ले आए, मुसाफिरों वाला तैयारा ले आए, क्योंकि हमने मुसाफिरों वाले तैयारे पर जाहिर हमला नहीं करना होता, तो वो उसकी ओट में कुछ करना चाह रहे थे, ये उन्होंने इल्जाम लगाया। अच्छा, ये तैयारा वो दिखाते हैं, मेरा ख्याल PIA के किसी तैयारे के बारे में दिखाते हैं कि वो लाहौर से उड़ा और वो जलंधर तक गया, जो रडार के ऊपर दिखाते हैं, और जलंधर से एकदम वो वापस गया। अब क्यों गया PIA का तैयारा, गया है कि नहीं, अभी तक पाकिस्तान ने इस पर जवाब नहीं दिया। जरूर देना चाहिए पाकिस्तान को, अगर गलती से भी गया है तो जरूर इंटरनेशनल बरादरी के सामने इसकी तफसील रखनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इंडिया ने ये कहा कि हमने ये बात ट्रंप के सामने भी रखी है कि क्यों पाकिस्तान की कमर्शियल फ्लाइट जो है वॉर जोन में आई, हमारे खदशात ये हैं कि वो कुछ और करना चाहते थे। अच्छा, एक उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी रही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बुरी तो ये रही कि उन्हें राफेल का मानना पड़ा और वो सीधा नहीं माने, उन्होंने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। हमारे तैयारे कितने गिराए उस पर भी सीधा जवाब नहीं था, अपने कितने गिरे उस पर भी कोई सीधा जवाब नहीं था। लेकिन अच्छी बात क्या कि उन्होंने विजुअल्स दिखाए, वीडियोज दिखाई, उन्होंने जो सेटेलाइट इमेजरी थी वो बहुत निखार के सामने रखी, बिल्कुल उसमें अभाम नहीं रहने दिया, निखार के रखी कि जिस एयरबेस पर उन्होंने हमला किया वहां पर पहले क्या हालात थे, हमले के बाद क्या हालात थे। तो ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, ये हमें भी अपनानी चाहिए, हमें विजुअल्स और ज्यादा रखने चाहिए, हमारी एयरफोर्स को विजुअल्स का इस्तेमाल और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमने जो उनका नुकसान किया जाहिर हम भी दिखा सकते हैं। आज हमारे वाइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद साहब ने दिखाए जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियो फुटेज और इमेजेस जो है वो जारी जरूर करने चाहिए, जैसा कि इंडिया ने किया और हमने आपको साथ साथ दिखाए। फिर कश्मीर पर उन्होंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी हम नहीं कबूल करेंगे बातचीत, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारा इंटरनल मामला है, हम सिर्फ पाकिस्तान के मामला जो है उनके साथ सिर्फ डील करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जंगबंदी की रिक्वेस्ट पहले पाकिस्तान ने की थी और पाकिस्तान के जो DGMO है उनके साथ हम राब्ते में हैं। ये एक अमूमी तरीका होता है, दोनों फोर्सेज का एक एक ऑफिसर जो है वो राब्ते में रहता है। तो उन्होंने कहा राब्ता है, और 12 तारीख को मीन कल दोबारा वो राब्ता स्टैब्लिश होगा। ये तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आखिर पर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के अहकाम हैं मोदी के कि गोली का जवाब गोले के साथ दिया जाए, तो ये उनकी तरफ से जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई। अच्छा जी, अब हमारी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे तीनों फोर्सेस के लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोबारा से हमारे एयरफोर्स से, आपको पता है कि वाइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, DG ISPR थे, और एडमिरल साहब थे जो कि नेवी से थे, जिन्हें पहले साइलेंट गाय कहते रहे, क्योंकि वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी में खामोशी से बैठे रहे, बिठाया भी उन्हें गलत साइड पर था, लेकिन वो खामोशी से बैठे रहे और कुछ नहीं बोले पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सभी ने मीम्स बनाई थी उनके बारे में, द साइलेंट गाय। इसका मतलब यह है कि तमाम मीम्स देखी गई और उनको रजिस्टर किया गया, और आज नेवी के जो साहब है वो जब बोले तो उन्होंने बताया कि साइलेंट गाय, उन्होंने उसी से मुखातब किया वापस। सबको पता है कि
कि उन्होंने ये मीम्स देखी, उनको समझ में आई मीम्स, और इसलिए आज उनको चांस दिया गया बोलने का, जो कि एक अच्छी बात है। नेवी को भी बोलने का चांस देना चाहिए, उनका भी पर्सपेक्टिव। और ये जरा थोड़ी सी मख्फी किस्म की इनकी सारी फौज होती है। आम लोग आप दोस्तों को दूसरी चीजों को सामने तो नहीं देखते ना, तो ये क्योंकि समंदर की हदूद में होता है तो इन्हें उतना चांस नहीं मिलता अपने काम को प्रोजेक्ट करने का, ग्लोरीफाई करने का, तो इसलिए इनको भी चांस मिलना चाहिए। हमारे डीजी साहब जरा थोड़ा कम चांस देते हैं दूसरे को, तीनों फोर्सेस को बराबर का चांस मिलना चाहिए। अच्छा बहरहाल वापस आते हैं। सबसे पहले तो हमने डीजी आईएसपीआर का शुक्रिया अदा करना है एक बार फिर। आज दूसरी बार उन्होंने हमारी बात मानी है, सुनी है, तो जब वो बात मानते हैं हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। हम बेहतरी के लिए मशवरा देते हैं, कोई और तो हमारा पर्पज नहीं होता। आज तरतीब अच्छी की गई है, तरतीब ठीक की गई है। पिछली दफा नेवी के झंडे के सामने एयरफोर्स के ऑफिसर को बिठाया था, और आज तरतीब दुरुस्त की गई है। आज एडमिरल साहब को जो है वो बिठाया है नेवी के ही झंडे के सामने। तो एक तो आपका शुक्रिया कि आपने तरतीब अपनी ठीक की है। मेज फिर सबने आपने कहना है गिल साहब आप मेज के पीछे से पड़ गए हैं, उसको छोड़ दीजिए। एक दफा फिर मेरी गुजारिश है कि मेज बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए कि सभी को वो उसके अंदर खुली जगह मिले और सभी खुल के परफॉर्म कर सकें। दोबारा से जो इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर जगह से सीख लेना चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं। अमेरिका से या कहीं से भी और आप देख लीजिए, तो आपकी टेबल जो है वो साइड पे थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, मीन खाली होनी चाहिए, छोटी नहीं छुट्टी होनी चाहिए, मीन के बाकी बची होनी चाहिए। तो आज फिर जो बेचारे औरंगजेब साहब थे उनकी एक टांग तकरीबन मेज से बाहर ही थी, और मेरा ख्याल यही हालात जो है वो नेवी वाले साहब के भी थे। तो मेज बड़ी कर दीजिए, अगर नहीं आई तो उसके साथ नहीं जोड़ लीजिए, ऊपर तो कपड़ा डाला ही होता है हमने, तो काम चल जाएगा। तो एक तो आपका शुक्रिया कि आपने कम से कम ये तरतीब अच्छी की। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की गई, वो आपके सामने रख देते हैं। पहले तो जो कुरान करीम की आयात की तलावत के साथ डीजी आईएसपीआर साहब ने इसका आगाज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारतीय मीडिया के सामने। बिनियाने मरसूस जो इसका नाम है, अगर मैं गलत मेरे मुंह से निकल रहा है तो मुझे माफ़ी, क्योंकि मैं शायद इसका नाम सही प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो पहले ही एहतियातन माफ़ी का तलबगार हूँ। तो उसके जो भारतीय मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है इस सारे महाज में वो डटा रहा, पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ की। फिर उन्होंने अफवाज पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वुज़रा के मशहूर है, ये जुमला थोड़ा सा दुरुस्त नहीं था। अफवाज पाकिस्तान कोई तीसरी सब्सिडरी नहीं है। आप ठीक है ये फॉर्म 47 के हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ओहदा है ना, तो आप उनके मशहूर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने आपको कोई सर्विस थोड़ी प्रोवाइड की है। आप किसी थर्ड कंपनी की बात तो नहीं कर रहे, किसी और मुल्क की बात तो नहीं कर रहे, किसी इंस्टीट्यूशन की बात तो नहीं कर रहे जो आपके पैरेलल है। ही इज योर बॉस। तो वुज़रा आपके बॉस है, डिफेंस मिनिस्टर आपके बॉस हैं। ठीक है, मैंने दोबारा कहा कि ये फॉर्म 47 के हैं, इनका वो एहतराम ना आवाम की नज़र में है, आपकी नज़र में तो खैर सही जीते वाले का भी जो होता है वो आप सबको पता है। लेकिन बहरहाल फिर भी हुज्जत तमाम करने के लिए भी आपको इनका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, शुक्रिया उनको अदा करना चाहिए क्योंकि आप उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। ये ज़रा थोड़ा सा मे बी आई एम रीडिंग टू मच, मे बी मैं इस पर थोड़ा नेगेटिव सोच रहा हूँ, माजरत अगर ऐसा सोच रहा हूँ, मेरी सोच इसमें हतमी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ, आपको ये कहना चाहिए था कि हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है, हमने जब उन्हें सब कुछ रिपोर्ट किया तो उन्होंने बर वक्त फैसले लिए और कौम के इंटरेस्ट में बहुत ही, उसमें आपने उनका शुक्रिया अदा नहीं करना, बिकॉज आप नेशन को सर्व कर रहे हैं, दे आर द लीडर ऑफ द नेशन। जैसे भी भले फॉर्म 47 पे, लेकिन वज़ीर आज़म का ओहदा तो उनके पास है। तो ये जरा समझ नहीं आई कि आप अपने किसी मतलब नायब सूबेदार वगैरह की बात थोड़ी कर रहे थे कि उसका शुक्रिया कि भाई वो भी टाइम के ऊपर मेरी गनशान उठा के उसने मेरे पास रखी थी। भारत ये अहम फैसलों पर उन्होंने शुक्रिया। फिर अगली स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा हम खास तौर पर पाकिस्तान की यूथ के मकरूज हैं जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन मुजाहिद और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। मैं बहुत खुश हूं कि आपको एहसास हुआ आखिरकार। ये वही यूथ है, ये वही पाकिस्तान की यूथ है जिसे आप पूरे तकरीबन कम से कम 2 साल इंतशारी टोला, इन्हें आप साइबर ठग्स, इन्हें आप डिजिटल दहशतगर्द, आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये टर्म्स कॉइन की जाती थी डिजिटल दहशतगर्द की, और डिजिटल दहशतगर्द यहां तक कि कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज में भी ये लफ्ज आ जाते थे। इतना आगे चले गए थे आप, और अब आपको एहसास हुआ। पंजाबी में कहते हैं कि जो टूटे हुए बाजू हैं, पजियां बावां गलनू आंदियां ने, मीन बाजू टूटे भी हों या आप तोड़ भी दें तो फिर भी आपके बाजू को, आपके गले को आते, मीन आपको गले लगाते हैं। बुरे वक्त में अपना मारेगा, साए में फेंकेगा, ये बहुत सारे मुहावरे हैं। डीजी साहब को अंदाजा हुआ होगा कि जिनको तख्ता मश्क बना के रखा, जिनके ऊपर हर तरह का जुल्म किया और अभी भी जारी है, अलाउद्दीन के साथ, दूसरे लोगों के साथ इस वक्त भी जारी है। आखिर जब बुरा वक्त आया तो वो जो हमारे इस अरेबिक वर्ड्स के साथ, जो हमने कुरानिक वर्ड्स के साथ जो हमने अपने इस पूरे मिशन का नाम रखा था, जिसे आप आयरन क्लाड कहेंगे या सीसा पिलाई हुई दीवार कहेंगे उर्दू में, आप कोई अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की यूथ असल में आपके लिए सीसा पिलाई हुई दीवार थी, दुश्मन के सामने खड़ी थी। आप उनके हर वार को, जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने, आपने ट्विटर खोला, लेट खोला, लेकिन जैसे ही आपने खोला, जिस तरीके से पाकिस्तान की यूथ ने, और पाकिस्तान की यूथ आपको पता है 99% इमरान खान के साथ खड़ी है, जिस तरीके से इमरान खान के चाहने वालों ने मीडिया के उस पूरे काम को गर्म किया, हमारी रूह पर, जिस्म पर आपके दिए हुए बहुत जख्म है, उन सबको हम सब ने साइड पे रखा और इस सारे वक्त में आपका भरपूर दिफा किया। मेरे जैसे बंदे को भी आउट ऑफ द वे अनकंडीशनल आपको सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि हम सब अपने मुल्क से प्यार करते हैं, हम अपने मुल्क के किसी एक इंच को भी गिव अप नहीं कर सकते, ना कभी कर सकेंगे। भारत, अच्छा हुआ कि आपको एहसास हुआ कि ये जितने भी, जिनको आप दहशतगर्द कहते थे, आज आप उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स कह रहे हैं, आज आप उन्हें जंगजू कह रहे हैं, आज आप उन्हें कह रहे हैं कि पाकिस्तान की यूथ के आप मकरूज हैं।
अब ये देखना है कि कितनी देर तक आप मकरूज रहते हैं यूथ के। अब आपने ये भी सोचना है कि ये जेन जी जो है, ये जो यूथ है, ये बहुत इंडिपेंडेंट है, ये अपनी सोच रखती है, ये इंडिया से टकरा गई है अगर, और इन्होंने थोड़ा नंबर में थोड़े होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी में पीछे होने के बावजूद, इंडिया को जितना आपकी एयरफोर्स ने हराया उससे भी यकीन कीजिए कई गुना आगे जाके इन्होंने हराया उस महाज में। जाहिर है ये तो डिजिटल महाज में ही उनसे लड़ाई कर रहे थे ना, तो उसमें इंडिया को चारों शाने चित किया है। और इन्हीं की वजह है, इन्हीं के काम की वजह है जो इंटरनेशनल जो ओपिनियन आपके बारे में बदला, ये ज़हन में रखिए। जब इंटरनेशनल मीडिया एनालिसिस करता है तो सेंटीमेंट एनालिसिस करता है ट्विटर के। वो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 500 मिलियन ट्वीट्स को एनालिसिस करेगा। जो सॉफ्टवेयर है सारी दुनिया, आपको भी पता है डीजी साहब, आपके भी डिपार्टमेंट में होते होंगे, वहां से वो एनालिसिस करते हैं कि हो क्या रहा है, लोगों की परसेप्शन क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फैक्ट्स भी होते हैं लेकिन परसेप्शन मैटर्स अ लॉट। मेरे से ज्यादा आपको अगर नहीं भी पता होगा तो मेरे जितना कम से कम जरूर पता होगा आपको कि परसेप्शन जो है वो कितना मैटर करती है डीजी साहब इस सारे काम में। वो बिल्ड की इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने, जिनको आप कल तक डिजिटल दहशतगर्द कहते रहे। शुक्र है अंदर से ये डिजिटल दहशतगर्द जो है वो अब फ्रंटलाइन वॉरियर, डिजिटल साइबर स्पेस वॉरियर निकले हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इनको थोड़ा सा इनका आप लिहाज करेंगे। यही डिजिटल वॉरियर्स जो इंडिया से टकरा गए हैं अपने हक के लिए, ये आपसे भी टकराते हैं। जो आपने इलेक्शन चोरी किया हुआ है, जो आपने अदलिया को चोरी किया हुआ है, इनके लीडर को जेल में रखा हुआ है, ये याद रखिए कि इंडिया से अपने हक के लिए जब ये टकराते हैं तो ये कोई आपने इन्हें पैसे नहीं दिए थे, आपने इन्हें खरीदा नहीं था, आपने डंडे के जोर से इनसे ये काम नहीं करवाया। ये इन्होंने अपने मुल्क की मोहब्बत की वजह से किया, ये इन्होंने अपनी कमिटमेंट की वजह से किया। इनका कॉज है अपने मुल्क का दिफा करना, ऐसे ही इनका कॉज है अपने वोट का दिफा करना, ऐसे ही इनका कॉज है अपने मुल्क में जमहूरियत, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका दिफा करना, ऐसे ही इनका हक है अपने लीडर जो है उसको जेल से बाहर निकालना। तो ये आपसे जैसे ही इंडिया से टकराए हैं, ये आपसे वैसे ही डिमांड करते रहेंगे, टकराते रहेंगे। और मुझे लगता है आप भी नहीं समझेंगे ये मोहब्बत, ये हनीमून जो है 2-4 दिन का है। मुझे आई एम वेरी सॉरी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि इस दफा सेंस प्रिवेल हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये चंद दिन के बाद आपका ये सारा काम खत्म हो जाएगा और आप इन्हें फिर ठोकेंगे वैसे ही बेचारों को जैसे पहले ठोका जा रहा था। फिर उन्होंने बताया कि 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया और एक बार फिर उन्होंने साइबर वॉरियर्स और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, अवंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। उन्होंने इलाकों की जगह बताई। फतेह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। भारतीय आलमी मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने सिविलियन आबादी पर हमला किया। बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट, हमें फख्र है इस बात पर अपनी एयरफोर्स के ऊपर कि उन्होंने किसी भी सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया। गलती से कहीं कोई चीज हो जाए तो सबको माफी होती है, लेकिन इस सारे मिशन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हमसे गलती भी नहीं हुई और बिल्कुल जो प्रिसाइजली टारगेट थे। इसके लिए एयरफोर्स की सफाइश बनती है, जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन डीजी साहब इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखिए, मैं दोबारा आपकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं, अब आपने इसे अपने हिसाब से नहीं देखना, हमारे हिसाब से देखना है। भारतीय आलमी मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने सिविल आबादी पर हमला किया है। सिविल आबादी पर हमला नहीं करना चाहिए दुनिया की किसी फौज को भी, अपने घर की आबादी हो या बाहर की हो, सिविलियन आबादी को छोड़ना चाहिए। सिविलियंस के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। सिविलियंस के हाथ पांव से पकड़ के उन्हें छितर नहीं मारते, उनके साथ वो सारे ट्रीटमेंट नहीं करते। जो जंगों में फोर्सेज असले के साथ एक दूसरे से लड़ती हैं, वो फोर्सेज सिविलियंस के साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करती। सिविलियंस की सिर्फ आवाज जो इंडिया इस वक्त कर रहा है कि सभी के बंद कर रहा है ट्विटर अकाउंट्स, यूट्यूब, तो फिर हमें और इंडिया में क्या फर्क है जब हम भी आवाजें बंद करते हैं। फिर कहा गया कि भारतीय जो नेवी के हमारे थे, जो वो उठे आज, जब वो बोले तो उनको पता था कि उनकी मीम्स बनी थी मिस्टर साइलेंट के नाम से, खामोश मुजाहिद। वो जवान जो नहीं बोला था या वो ऑफिसर जो नहीं बोले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बोला नहीं था लेकिन हमारी नजर हर चीज पर थी और नेवी हर चीज पर नजर रखती है, कोई शक नहीं। वाइस एडमिरल रब नवाज साहब